अपने इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके आरंभ करता हूँ आज का कार्यक्रम। श्री हनुमान जी महाराज के सिद्धपीठ स्थान सालासर धाम राजस्थान से मैं डॉक्टर अमित कुमार दाधीच आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। जन्म पत्रिका देखते हुए कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम यह निकाल सकते हैं कि व्यक्ति की शादी कब होगी, विवाह कब होगा। इस विषय पर हम यह वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं क्योंकि यह थोड़ा लंबा टॉपिक है। हम यदि सारे स्टेप्स बताएंगे तो एक ही वीडियो में वह बता पाना संभव नहीं है। इसलिए इस सीरीज़ का पहला भाग आज आप लोगों के सम्मुख उपस्थित है। जैसे जैसे अन्य पार्ट्स बनते जाएंगे इस वीडियो के, हम उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे देंगे कि जिन्हें टच करके आप बाकी पार्ट्स भी देख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला स्टेप है यह देखना कि व्यक्ति की शादी के योग तो जन्म कुंडली में हैं क्या। कई बार ऐसा होता है कि कई कुंडलियों में विवाह के योग ही नहीं होते, तो उन व्यक्तियों के चाहे किसी भी ग्रह की महादशा अंतरदशा आ जाए, गोचर में कैसे भी ग्रह कैसे भी स्थिति में आ जाएं, उनका कभी विवाह नहीं होता है। तो यदि ऐसा योग जन्म कुंडली में है तो आपको दशा अंतरदशा और गोचर देखने में समय लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। और कई बार ये योग इतने प्रबल होते हैं कि कितने ही उपाय किए जाएं, कितने ही रेमेडीज़ कर ली जाएं, उनका कोई फल नहीं मिलता है। और कई बार कुछ सामान्य बाधा कारक योग होते हैं जिनके कुछ उपाय करने पर वह बाधा दूर होकर विवाह हो जाता है। कौन से हैं वे योग जिनके प्रभाव से व्यक्ति का विवाह कभी नहीं होता है? तो देखिए, जन्म कुंडली में सप्तम भाव 7th हाउस जो है वह शादी का है, विवाह का है या लाइफ पार्टनर का है, स्पाउस का है। तो इस सप्तम भाव पर 7th हाउस पर यदि क्रूर ग्रहों का प्रभाव होगा, पाप ग्रहों का प्रभाव होगा, क्रूर ग्रह पाप ग्रह वहाँ बैठे होंगे या क्रूर ग्रह पाप ग्रह उस स्थान को देख रहे होंगे और वे ग्रह यदि 6, 8, 12 जैसे बुरे भावों के स्वामी भी होंगे तो यह बहुत बुरी स्थिति बन जाएगी। इसके अलावा 7th हाउस के दोनों ओर क्रूर ग्रहों का बैठना भी अशुभ है, वह भी खराब है। और 7th हाउस का लॉर्ड यानी सप्तम स्थान का स्वामी सप्तमेश यदि नीच राशि में, शत्रु राशि में, पाप ग्रह की राशि में, क्रूर ग्रहों पाप ग्रहों से युक्त यानी क्रूर ग्रह पाप ग्रह उसके साथ बैठे हों या क्रूर ग्रह पाप ग्रह उसे देख रहे हों, वह वर्गों में खराब स्थिति में हो, नीच राशि शत्रु राशि में हो, निर्बल हो, तो यह वैवाहिक सुख के लिए बहुत बाधा कारक योग बन जाएगा। यानी 7th हाउस का लॉर्ड 6, 8, 12 में हो, क्रूर ग्रहों पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हो, वर्गों में अशुभ ग्रहों के वर्गों, पाप ग्रहों के वर्गों, शत्रु ग्रहों के वर्गों में गया हो, तो यह वैवाहिक सुख के लिए अच्छा नहीं है। सप्तमेश यानी 7th हाउस लॉर्ड भी यदि 2 पाप ग्रहों के बीच में स्थित हो तो वह भी अच्छा नहीं है। और दूसरी बात देखिए, 2nd हाउस जो है, द्वितीय भाव जो है, वह परिवार का होता है, कुटुंब का होता है। तो इसका बड़ा गहरा संबंध है विवाह से, शादी से। तो 2nd हाउस भी यदि इसी तरह पीड़ित हुआ, 2nd हाउस का लॉर्ड भी यदि इसी तरह से पीड़ित हुआ तो यह भी वैवाहिक सुख न मिलने का योग बनता है। और यह जो हमने 7th हाउस, 2nd हाउस और इनके लॉर्ड्स की पोजीशन देखी, यह हम लग्न कुंडली से ही नहीं, चंद्र कुंडली से भी देखेंगे। और फिर अंत में आता है विवाह कारक शुक्र। तो शुक्र भी यदि पीड़ित हो, कमज़ोर हो, 6, 8, 12 में हो, क्रूर ग्रहों से पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हो, वर्गों में खराब स्थिति में हो, अगर यह सभी स्थितियां मिल जाती है तो व्यक्ति का विवाह कभी नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है, सप्तम भाव, सप्तमेश, द्वितीय भाव, द्वितीयेश और शुक्र, यदि यह तीनों पर ही क्रूर ग्रहों का, पाप ग्रहों का, अशुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, ये तीनों ही यदि बिगड़ जाएंगे तो वैवाहिक सुख कभी न मिलने का योग बन जाएगा। ऐसे व्यक्तियों का कभी विवाह नहीं होता है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि सप्तम भाव पर क्रूर ग्रहों के प्रभाव के साथ यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव भी है, शुभ ग्रह वहाँ बैठे हैं या शुभ ग्रह देख रहे हैं, तो उनके क्रूर प्रभाव में काफ़ी कमी हो जाती है, क्रूर ग्रहों के क्रूर प्रभाव में। और यह जो हमने बात की लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से देखने की, तो कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही कुंडलियों में खराब स्थिति बनती है, तो वह बहुत ही खराब है। और कई बार ऐसा होता है कि एक में अच्छी है, एक में ख़राब है, तो फिर खराब फलों में थोड़ी कमी हो जाती है।
अब देखिए, एक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर हुए HR शंकर। इन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन्स में बहुत से लेख लिखे, बहुत से आर्टिकल्स दिए और जिन्हें विद्वान लोगों के द्वारा बहुत ही सराहा गया। इन्हीं HR शंकर जी ने एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया जिसे अप्लाई करके आप यह जान सकते हैं कि व्यक्ति का विवाह होगा या नहीं होगा। और यह फार्मूला मैंने बहुत सी जन्म कुंडलियों में लगा कर देखा। वास्तव में इसके रिजल्ट्स गजब के हैं। क्या है वह फार्मूला? आपको लग्न की राशि और डिग्री में से राहु की राशि और डिग्री माइनस करनी है। जैसे उदाहरण के लिए स्क्रीन पर जो जन्म कुंडली आ रही है, इसमें मिथुन लग्न है और लग्न की 20 डिग्री है। तो मैथमेटिक्स में इसको इस ढंग से लिखा जाएगा, राशि की जगह 2 और डिग्री की जगह 20। राशि की जगह 2 क्यों? क्योंकि 2 राशियां पूरी तरह बीत चुकी है और तीसरी राशि में 20 डिग्री बीती है, तो हम यहाँ 2-20 लिखेंगे। हालांकि लग्न मिथुन है, तीसरी राशि होती है, लेकिन हम राशि की जगह 2 लिखेंगे और डिग्री की जगह 20 लिखेंगे। अब हम यह देखेंगे राहु किस राशि में है और कितने डिग्री का है। तो राहु यहाँ धनु राशि में है, इसलिए हम राशि की जगह 8 लिखेंगे, क्योंकि 8 राशियाँ बीती हैं और 9वीं राशि में राहु 25 डिग्री का है, तो हम 25 डिग्री लिख देंगे। अब यह जो 2 राशि और 20 डिग्री आई है, इसमें से हम 8 राशि और 25 डिग्री घटाएंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए, 20 में से 25 घट नहीं सकता, माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम एक राशि को डिग्रीज बनाकर 20 में जो ऊपर डिग्री है उसमें जोड़ देंगे। तो एक राशि में 30 डिग्री होती है, तो 20 में जब हम 30 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। तो 50 में से 25 माइनस होगा, तो 25 हमें मिलेगा शेष। अब यहाँ हमने 2 में से 1 ले लिया था, इधर डिग्री में जोड़ लिया था, तो यहाँ 1 राशि रह गई। 1 में से 8 माइनस नहीं हो सकते। जब ऐसी कंडीशन बने तो आप ऊपर जो राशि है उसमें 12 जोड़ सकते हैं। तो 12 जब हम जोड़ते हैं 1 में तो 13 हो जाते हैं और 13 में से 8 माइनस होके 5 आ जाता है। अब यह जो फिगर हमारे पास आ रहा है 525, इसका अर्थ है 5 राशि पूरी तरह बीत गई और छठी राशि में यानी कन्या राशि में 25 डिग्री हमें एक पॉइंट प्राप्त हुआ। इस पॉइंट को HR शंकर जी ने एक्लिप्स पॉइंट कहा, ग्रहण बिंदु कहा। और उनका कहना है कि यदि जन्म कुंडली में इस पॉइंट पर कोई ग्रह हो तो ऐसे व्यक्ति की शादी कभी नहीं होती है। इसी पॉइंट पर ही नहीं, इस राशि से केंद्र में जो भी राशियां हैं उन सभी राशियों में इस डिग्री पर कोई भी ग्रह होगा तो ऐसे व्यक्ति की शादी कभी नहीं होगी। और उनका कहना है कि सूर्य, चंद्र, मंगल और शुक्र, ये 4 ग्रह विशेष प्रभावी हैं। इन चारों में से यदि कोई एक ग्रह इस पॉइंट पर होगा तो ऐसे व्यक्ति की शादी कभी नहीं होगी। जबकि मेरे अनुभव में यह बात भी सही आई है कि कोई भी ग्रह होगा तो शादी नहीं हो पाती है। अब जैसे इनकी कुंडली में कन्या राशि की 25 डिग्री एक्लिप्स पॉइंट आया है, तो कन्या से केंद्र में मिथुन भी है, धनु भी है और मीन भी है। तो इन राशियों में भी 25 डिग्री पर कोई ग्रह होगा तो विवाह नहीं हो पाएगा। अब देखिए, इनकी जन्म कुंडली में राहु एग्जैक्टली धनु राशि में 25 डिग्री पर है और वह भी 7th हाउस में। साथ ही इनकी कुंडली में सप्तम भाव और सप्तमेश यानी 7th हाउस और 7th लॉर्ड गुरु दोनों ही राहु से आक्रांत हैं। शुक्र विवाह का कारक नीच राशि में है, जो कि चंद्र कुंडली का 7th हाउस लॉर्ड भी है। और चंद्र कुंडली में 7th हाउस में क्रूर ग्रह शनि विराजमान है और इस क्रूर ग्रह शनि को मंगल देख रहा है। 2nd हाउस जो कि परिवार का होता है, उसका स्वामी नीच राशि में 6ठे भाव में है और शनि जैसा क्रूर ग्रह उसे देख रहा है। चंद्र कुंडली में 2nd हाउस और 2nd हाउस का लॉर्ड दोनों राहु से आक्रांत हैं। और जब हम इनका अष्टक वर्ग देखते हैं तो 7th हाउस में केवल 20 ही बिंदु हैं। और एक यह भी नियम है कि यदि 7th हाउस का लॉर्ड तीक्ष्ण नक्षत्र में हो, तीक्ष्ण नक्षत्र कौन कौन से हैं? आर्द्रा, मूल, अश्लेखा और ज्येष्ठा, ये 4 नक्षत्र तीक्ष्ण नक्षत्र हैं। यदि इन नक्षत्रों में 7th हाउस का लॉर्ड हो तो वह वैवाहिक सुख के लिए बहुत खराब है। इनका लग्न भी तीक्ष्ण नक्षत्र में है। लग्न जो है वह 7th से 7th होता है, इसलिए इसका भी संबंध विवाह से होता है। तो इनका लग्न जो है वह
तीक्ष्ण नक्षत्र में है, आर्द्रा में है, और इनका जो सप्तमेश है वह तीक्ष्ण नक्षत्र मूल में है। इन सब कारणों से सब कुछ अच्छा होते हुए भी इनका कभी विवाह नहीं हो पाया। कई बार मैंने यह भी देखा है कि सप्तम, सप्तमेश, द्वितीयेश, द्वितीय भाव, इनकी स्थिति बहुत ख़राब नहीं होती, शुक्र की स्थिति बहुत ख़राब नहीं होती, लेकिन फिर भी एक्लिप्स पॉइंट पर यदि कोई ग्रह है, इस ग्रहण बिंदु पर कोई ग्रह है, वह विवाह होने में बहुत अड़चन पैदा करता है। हाँ, ऐसी स्थिति में कुछ उपाय करके, कुछ रेमेडीज़ करके कई बार बाधाओं को दूर किया जा सकता है। लेकिन यदि 7th हाउस, 2nd हाउस, इनके लॉर्ड्स और शुक्र की स्थिति भी बिगड़ी हुई है, लग्न से भी, चंद्र लग्न से भी, और फिर एक्लिप्स पॉइंट पर भी कोई ग्रह है, तो कोई उपाय भी काम नहीं करता है, कोई रेमेडी भी काम नहीं करती है। यह जो एच आर शंकर का फार्मूला मैंने आपको बताया, इसे यूज़ करने में बहुत ही सावधानी रखने की बात है। सबसे पहले तो जन्म का समय एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि यह फार्मूला वेरी करता है लग्न की डिग्रीज से, और यदि समय में थोड़ा सा भी फ़र्क होगा तो लग्न की डिग्री चेंज हो जाएगी, तो एक्लिप्स पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के समय में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है प्राय लोगों के 1, 2, 5 मिनट का, तो उस फ़र्क के कारण से यह जो एक्लिप्स पॉइंट आ रहा है इसमें 1-2 डिग्री का फ़र्क पड़ जाता है। तो कई बार यह एक्लिप्स पॉइंट पर एकदम एग्जैक्ट न होकर उससे 1 डिग्री आगे पीछे, 1.5 डिग्री आगे पीछे भी हो सकता है, 2 डिग्री आगे पीछे भी हो सकता है। उस कंडीशन में भी विवाह में बहुत ज़्यादा बाधा आती है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊं, एक बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर हैं श्रीमती मृदुला त्रिवेदी। उन्होंने यह मैरिज पर बहुत रिसर्च की और एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन्स जो आती थी उसमें बहुत से आर्टिकल्स लिखे और बहुत से लोगों की जन्म कुंडलियाँ दी जिनकी शादी कभी नहीं हुई। तो यह जो एच आर शंकर हैं, इन्होंने अपना यह फार्मूला उन कुंडलियों पर लगाया जिनकी शादी कभी नहीं हुई, जो मृदुला त्रिवेदी ने फॉर एग्जाम्पल हॉरोस्कोप्स दी थी। तो यह गज़ब की बात देखिए कि उन सभी कुंडलियों में यह फार्मूला एकदम सही लग रहा था। उनके एक्लिप्स पॉइंट पर कोई ना कोई ग्रह विद्यमान था। फिर देखिए, मृदुला त्रिवेदी ने अपनी एक बुक लिखी जिसमें बहुत सारे लोगों की कुंडलियाँ दी, इनकी शादी कभी नहीं हो पाई, और उन्होंने बहुत से अन्य कारण बताए सप्तमेश के और अनेक उनके हिसाब से। लेकिन जब मैंने उन कुंडलियों में यह एच आर शंकर का फार्मूला लगा कर देखा तो गज़ब के रिजल्ट। मुझे ऐसे लगा कि यह फार्मूला ही मेन काम कर रहा है। टाइमिंग ऑफ मैरिज निकालने के लिए जो पहला स्टेप है उसकी आज हमने बात की। नेक्स्ट स्टेप्स की बात करेंगे अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।